हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज। ये क्वेश्चन हमारे पास JJS 2014 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। एज अ जनरल रूल, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ प्लेंटिफ टू चूज हिज एडवर्सरी बिकॉज ही इज़ द डोमिनस लिटिस। तो जनरल रूल जो है वो ये है कि प्लेंटिफ के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो चूज़ कर सकता है अपनी ऑपोजिट पार्टी, क्योंकि वो जो है डोमिनस लिटिस होता है। द कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन इट, बट कोर्ट ऑल्सो हैज़ अ ड्यूटी टू डू जस्टिस एंड सी all persons who ought to be involved in the controversy are present on record। कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, लेकिन जो कोर्ट है उसके पास एक और ड्यूटी है जस्टिस करने की और देखने की कि हर एक पर्सन जो है जो होना चाहिए इन्वॉल्व उस कंट्रोवर्सी में वो प्रेजेंट है उस वहाँ पे या रिकॉर्ड में प्रेजेंट है। ऑर्डर 1 रूल 10 जो है इसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे। ये जो है डील करता है स्ट्राइकिंग आउट से, एडिशन से और सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज़ के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है स्ट्राइक आउट करने का, ऐड करने का या सब्सटीट्यूट करने का किसी भी पार्टी को, वो है अवॉइड करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और फाइनली डिसाइड करना ऑल द इश्यूज, हर एक इशू जो इन्वॉल्व है उस सूट में उसको डिसाइड करना। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एडिशन और सब्सटीट्यूटिंग प्लेंटिफ। ये हमारे पास रूल 10 क्लोज 1 में प्रोवाइडेड है, इसको हम जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। ये प्रोवाइड करता है एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग प्लेंटिफ्स को। इसमें आ गया फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। ये 3 कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। पहला आ गया सूट जो है वो फाइल कर दी गई है इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, तो रॉन्ग प्लेंटिफ के नेम पे जो है वो सूट फाइल कर दी है। दूसरा आ गया ये जो मिस्टेक है ये बोनाफाइड होनी चाहिए। तीसरा आ गया जो सब्सटीट्यूशन है या एडिशन है प्लेंटिफ का वो नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए जो रियल मैटर है डिस्प्यूट में। तो रियल जो मैटर है डिस्प्यूट में उसको डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस प्लेंटिफ को जो है सब्सटीट्यूट किया जाए या ऐड किया जाए। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास कि डी जो है वो एक एजेंट है ए का। डी बोनाफाइड मिस्टेक के अंदर फाइल कर देता है एक सूट अगेंस्ट बी अपने खुद के नाम पे अंडर हिज ओन नेम। तो जो नेम है प्रिंसिपल का ए का जो वो सब्सटीट्यूट किया जा सकता है बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे क्योंकि बोनाफाइड मिस्टेक थी और रॉन्ग प्लेंटिफ का जो है नाम था यहाँ पे, दैट इज एजेंट का नाम था यहाँ पे। और तीसरा जो कंडीशन है हमारे पास कि ये नेसेसरी था डिटरमाइन करने के लिए रियल मैटर इन डिस्प्यूट। तो यहाँ पे जो है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए जो कोर्ट है वो सब्सटीट्यूट कर देगा जो नेम है प्लेंटिफ का, दैट इज प्रिंसिपल ए का यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया केस लॉ हमारे पास। केस लॉ है हमारे पास कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2010। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट केस है और काइंड ऑफ अ जनरल या स्टैंडर्ड केस है इस क्वेश्चन का, तो आप ये ज़रूर याद रखिए। इसमें हेल्ड किया गया है कि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो अमेंडमेंट की गई है रूल 10 क्लोज 1 के अंदर वो नेसेसरी है ऑन द अकाउंट ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ। तो ये जो है अमेंडमेंट जो है वो नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये बोनाफाइड मिस्टेक की गई है ऑन द पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ की ओरिजिनल प्लेंटिफ ने कोई बोनाफाइड मिस्टेक की है जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट है वो नेसेसरी है। तो ये जो है कोर्ट का जो है सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इस चीज़ पे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग पार्टीज़। तो इसमें आ गया हमारे पास रूल 10 क्लोज 2, इसको हम जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। ये प्रोवाइड करता है एडिंग या स्ट्राइकिंग आउट ऑफ पार्टीज़, मतलब ऐड करना पार्टीज़ को, या स्ट्राइक आउट मतलब निकालना उस सूट से बाहर। ये प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो है मे वर्ड मतलब डिस्क्रिशन है कोर्ट की, स्ट्राइक आउट कर सकता है या ऐड कर सकता है पार्टीज़ को इन 2 ग्राउंड्स पे। पहला आ गया जो पर्सन है वो ought to have been joined मतलब होना चाहिए था, तो जो पर्सन है उसको होना चाहिए था एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, लेकिन ही वॉज नॉट सो जॉइंड, लेकिन उसको जो है पार्टी नहीं बनाया गया। दूसरा आ गया बिना उसकी प्रेजेंस के, उस पर्सन की प्रेजेंस के जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है सूट में वो कम्प्लीटली डिसाइड जो है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड। सो 2 कंसिडरेशंस जो है शुड बी केप्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर एक्सरसाइजिंग दीज पावर्स। तो वो 2 कंसिडरेशंस क्या हैं? पहला आ गया हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है वो बेस्ट जज है अपने इंटरेस्ट का,
कि प्लेंटिफ को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बेस्ट जज है अपने इंटरेस्ट का, और ये उसके ऊपर है, उसको चूज़ करना है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा जिसके अगेंस्ट वो जो है रिलीफ क्लेम करना चाहता है। सेकंड आगे इसमें हमारे पास अगर कोर्ट जो है इस कंक्लूजन पे आता है कि जो प्रेजेंस है किसी भी पर्सन की वो नेसेसरी है इफेक्टिवली डिसाइड करने के लिए सूट को, तो फिर तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द विश ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब बिना जो है प्लेंटिफ की कोई भी जो है इच्छा को कंसिडर करते हुए जो कोर्ट है वो ज्वाइन कर सकता है किसी भी पर्सन को एज अ पार्टी। तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोई नेसेसरी जो है पार्टी है उसको ज्वाइन करना इफेक्टिवली डिसाइड करने के लिए सूट को ज़रूरी है, तो कोर्ट जो है ज्वाइन कर सकता है उस पर्सन को एज अ पार्टी। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो पावर है अंडर रूल 10 क्लोज 2 वो एक्सरसाइज की जा सकती है इधर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी या फिर सुओ मोटो बाय कोर्ट। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, पार्टी भी अप्लाई कर सकती है कि इस पर्सन को जो है ऐड किया जाए एज अ पार्टी, या फिर कोर्ट जो है खुद सुओ मोटो भी जो है ये इनिशिएट कर सकती है। जो ऑर्डर है एडिशन का, सब्सटीट्यूशन का या ट्रांसपोजिशन का पार्टीज़ का, वो किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है सूट के इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो इस पे जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगा, और सब्सटीट्यूशन जो है एडिशन ये किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है सूट के। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर आपके पास 5 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन तो आप सीधा रूल 10 क्लोज 1 और 2 जो है लिख सकते हैं। इसमें आप जो है अवॉइड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब लिखना। थर्ड आगे इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपको फैक्ट्स में दे देंगे कि दिस पर्सन, जैसे हमने इलस्ट्रेशन की है इसमें कि डी एजेंट है हमारे पास, लेकिन जो फाइल हुआ है, जो सूट फाइल हुई है वो उसके नाम पे हुई है, इसमें सब्सटीट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले फैक्ट्स लिखने हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में, उसके बाद कौन सा इशू लिखना है, कौन सा इशू इन्वॉल्व है या क्या इशू बन रहा है। आपको अगर इशू नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हैं एज हेडिंग, और उसके बाद अपना इशू बता सकते हैं। तीसरा आ गया इसमें लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में जो है आपको क्या करना है, जो भी आप सेक्शन इन्वॉल्व है वो लिखना है, अगर उसके सपोर्ट में कोई भी केस लो है वो लिखना है, और उसके बाद जो भी फैक्ट्स हैं केस के, और जो प्लस ये कोई भी जो पार्ट है सेक्शन का या केस लो का जो मतलब जो प्रूव कर रहा है आपके आंसर को, वो वाला जो पार्ट है, इन दोनों को इंटरलिंक करके आपको एक कंक्लूजन बनाना है जहाँ पे आपको लिखना है कि 10 ये पर्सन जो है स्ट्राइक कर सकता है, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं इस पर्सन को, या फिर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में ये बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहला फैक्ट्स लिखना, फिर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना है, फिर लीगल रीजनिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, इसके ही पूरे मार्क्स होते हैं, लास्ट में जो कंक्लूजन जो आपने डिसाइड करा है उस केस को लेके। तो इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अदरवाइज इसमें एज सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में आया नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है क्वेश्चन पेपर्स का, तो जो नॉट सो प्रॉबेबल टॉपिक्स थे उसमें से भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।